नमस्कार साथियों। इस 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी पुस्तक के इतिहास विषय के इस अध्याय में इस वीडियो में हम जिसका टाइटल है तीन महाद्वीपों के में फैला साम्राज्य पे हम चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में खास करके रोमन साम्राज्य के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें से खास करके हम दास प्रथा के ऊपर, वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या थी उसके ऊपर, ईसाई धर्म जो का क्या संबंध था रोमन साम्राज्य के साथ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भाषा के ऊपर चर्चा करेंगे, अलग अलग भाषाओं की जो रोमन साम्राज्य में बोली जाती थी, और आखिरी में हम रोमन साम्राज्य के अंदर अलग अलग स्तर पे जो विविधताएं पाई जाती थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो अगर हम विभिन्न सामाजिक वर्गों की बात करें, जैसा इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सब अलग अलग वर्ग के लोग हुआ करते थे, जिसमें सबसे ऊपर होते थे हेल्दी जो पावरफुल क्लास होते थे, सिटीजन जिसको आप बोलते हैं, जिसमें से चाहे वो सेनेट हो, अलग अलग ओहदे पर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन का काम संभालने वाले लोग हो, चाहे फिर वो बड़े बड़े सेना के कमांडर जो हुआ करते थे, या राजा खुद जो होते थे, लॉ बनाने वाले लोग होते थे। और उसके नीचे फिर होते थे ऑर्डिनरी सिटीजन, जिनको की नागरिकता तो प्राप्त थी लेकिन वो कुछ खास प्रभावशाली नहीं हुआ करते थे। और सबसे ऊपर सबसे नीचे जो होते थे वो ऐसे लोग होते थे जो वहां के नागरिक, उनको नागरिकता नहीं, यानी कि किसी तरह की कोई राजनीतिक अधिकार उनको नहीं होता था, जिसमें से कि महिलाएं भी होती थी। और सबसे नीचे पायदान पे होते थे दास लोग, जिनको कि हम अलग अलग तरह से उनको दास बनाया जाता था, चाहे वो युद्ध में हो या अलग अलग विषयों में। तो सेनेटर साम्राज्य जो सम्राट होते थे, सेना, व्यापारी, वाणिज्य वर्ग, किसान जो हो गए, दास हो गए। तो सेनेटर, सम्राट और ये दो खास करके पहले पायदान पे आते थे। सेना, वाणिज्य, व्यापार जो करने वाले और किसान ये दूसरे पायदान पे आते थे। तीसरे पायदान पे जो किसान वगैरह थे लेकिन सिटीजन नहीं थे, छोटे किसान कह लें, या जो मजदूर हो गए, या जो महिलाएं वो तीसरे पायदान पे हो गए। और चौथे पायदान पे जो दास होते थे, जिसमें कि जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, उनके अलग अलग ड्रेस से भी, उनके अलग अलग कपड़ों से भी आप उसकी पहचान अलग कर सकते हैं। उसी तरह से जो सेनेट होते थे या अलग अलग जो मजिस्ट्रेट होते थे उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी सिटीजन को जो होते थे, उनको किसान होते थे, वो सेना में होते थे, दास को कोई अधिकार नहीं होता था, वो कोई प्रॉपर्टी नहीं अर्जन कर सकते थे, वो सिर्फ काम करते थे, माइंस वगैरह में ग्लेडिएटर बनते थे, प्रोस्टिट्यूट भी हुआ करते थे। तो अगर दासों के बारे में हम करें चर्चा, तो ज्यादातर जो दास होते थे वो युद्ध बंदी होते थे। जो कहीं पे भी साम्राज्य का विस्तार होता था तो जहाँ पे भी वो जाते थे वहां से युद्ध बंदियों को लेके आते थे, उन्हें दास बनाया जाता था, उनको बेचा जाता था दास बाजार में। उसके साथ साथ ऐसे लोगों को भी दास बनाया जाता था जो राज्य के अंदर कोई भी गैर कानूनी कार्य करते थे और राज्य उनको सजा देती थी उन्हें दास बना करके। और यही कारण है कि उस दास व्यवस्था में कहीं न कहीं पे एक जगह बची होती थी जिसमें कि दासों को स्वतंत्र किया जाता था आगे चल करके। ये दास अफ्रीका से भी होते थे, बहुत जगहों से थे, और ये दास बहुत सारे काम करते थे, मजदूरी करते थे, प्रोस्टिट्यूट जैसा कि मैंने बताया भी पिछली स्लाइड में, मजदूरी करते थे, अलग अलग जगहों पे काम करते थे, सेना में भी ये काम करते थे। ये लोग प्रोस्टिट्यूट भी हुआ करते थे, खास करके जो महिलाएं दास होती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्पार्टकस, आपने फिल्म अगर देखी है तो वो स्पार्टकस एक दास ही था जो सेना में था, जिसने आगे चल करके बहुत रोमन साम्राज्य के खिलाफ आवाज उठाई थी, हथियार उठाए थे और रिवोल्ट किया था, जिससे कि उनको आजादी भी मिली थी आगे चल करके। महिलाओं की अगर बात करें रोमन साम्राज्य के अंदर तो उनकी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। जैसा हमने कहा कि उनको नागरिकता का अधिकार नहीं था, लेकिन अगर अन्य साम्राज्य में महिलाओं के स्थिति से अगर तुलना करें तो रोमन साम्राज्य की महिलाओं को कुछ ऐसे अधिकार थे जो कि अन्य साम्राज्य में नहीं हुआ करते थे। लेकिन उसका एक और पहलू है कि जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो दो बच्चे हैं, एक माता है, पिता है, ये एक जो आज का समाज में जो आइडल एक फैमिली भाग माना जाता है, बच्चे और पिता पत्नी, ये एकल परिवार, ये कहीं ना कहीं इसका स्वरूप रोमन साम्राज्य में झलकता है। लेकिन जो जैसा मैं पहले कह रहा था, कुछ ऐसे अधिकार थे रोमन साम्राज्य के महिलाओं को जो कि अन्य जगहों पे नहीं थे। जैसे कि
पैतृक संपत्ति पे महिलाओं का भी उतना ही हक होता था जितना कि पुरुषों के का होता था रोमन साम्राज्य के दौरान में। उसके साथ साथ आज भी मुस्लिम महिलाओं को या हिंदू महिलाओं को तलाक का अधिकार नहीं है, लेकिन उस दौर में महिलाओं को, रोमन साम्राज्य की महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार था। उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन ये सारे अधिकार उनको थे। वो घर के अंदर जो भी डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय लेना है, उनको वो अधिकार दिया जाता था। उनको शिक्षा भी दी जाती थी, हालांकि शिक्षा बहुत ही सीमित थी। बहुत बड़े जो साम्रांत वर्ग के लोग थे, जो बड़े लोग हुआ करते थे, उनकी महिलाओं को ही शिक्षा दी जाती थी। और जो भी शिक्षा दी जाती थी वो घरेलू कार्यों के लिए दी जाती थी। वो उसमें कोई बड़े ज्ञानी लोग, कोई महिला उस समय पैदा नहीं हुई थी। और एक और जो हमें समझ में आता है कि शादी की उम्र बहुत कम हुआ करती थी और उसमें अंतर हुआ करता था महिलाओं के और पुरुष के, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि महिलाओं को नीचे देखा जाता था अपने पति के तुलना में। इसमें टेसियस ने बहुत ही वर्णन किया है अपने, उन्होंने कहा है कि उनके पिता हमेशा उनकी माता के साथ फिजिकल वायलेंस किया करती थी, जिससे कि ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, लेकिन पुरुषों के बराबर नहीं थी। उसके साथ साथ ऑगस्टाइन ने भी कुछ बातें कही है महिलाओं के बारे में, जो कि बहुत ही अभद्र है, हालांकि वो कहीं नहीं जानी चाहिए थी। जिसमें कि उन्होंने कहा था कि महिलाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाली है, वो विकास को रोकने वाले होते हैं, इनसे दूरी रखनी चाहिए। अब अगर ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में शुरू से नहीं था, क्योंकि ईसाई धर्म का उत्थान ही होता है 1वीं शताब्दी में, और रोमन साम्राज्य 5वीं सदी ईसा पूर्व से चल रहा है, उससे 500 साल पहले से चल रहा है। तो शुरुआती दौर में जब तक ईसाई धर्म नहीं था तब तक बहुधर्मी हुआ करते थे, जिसमें कि ज्यूस के अलग धर्म हुआ करते थे। छोटे छोटे जो कबीलाई लोग होते थे अपने अपने धर्म का अलग अलग पालन करते थे, उनकी अलग अलग मूर्तियां होती थी, अलग अलग राजा हुआ करते थे, अलग अलग देवता होते थे, जिसमें सूर्य देवता भी होते थे। लेकिन लेट एंटिक्विटी जिसको बोलते हैं, एक पीरियड का नाम है जिसको परावर्ती काल भी कहते हैं, वो आते आते ईसाई धर्म को अपना लिया गया रोमन साम्राज्य में। और ये जो राजा है कॉन्स्टेंटाइन, इन्होंने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय धर्म कह सकते हैं, राज्य का धर्म घोषित किया। अब अगर भाषा की बात करें तो भाषा में जैसा कि धर्म के साथ है कि हम कहीं ना कहीं रोमन साम्राज्य को ईसाई धर्म के साथ एसोसिएट कर देते हैं, जो कि ऐसा है नहीं। रोमन साम्राज्य की बहुत लगभग 700-800 साल के बाद ईसाई धर्म वहां पे आता है, और बहुत रोमन साम्राज्य के खत्म होने के बाद ज्यादातर यूरोप में ईसाई धर्म फैलता है। उसी तरह से भाषा के क्षेत्र में भी रोमन साम्राज्य को कहीं ना कहीं रोमन लैटिन भाषा, उसकी लिपि और ग्रीक भाषा तक सीमित कर दी जाती है। लेकिन अगर आप इस चित्र को देखें तो इसमें कम से कम आपको 8 भाषाएं दिख रही जो पूरे रोमन साम्राज्य में बोली जाती थी। ग्रीक और लैटिन मुख्यतः था, जो कि ग्रीक खास करके पूर्वी जो ग्रीक का एरिया है, पूर्वी भाग में, पूर्वी रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में बोला जाता था, खास करके ग्रीस और उसके आसपास के क्षेत्र में। लैटिन मुख्यतः इटली में बोला जाता था। हालांकि ग्रीक कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है, फैला भी है, ग्रीक के बाहर ही फैला है, लेकिन लैटिन कभी भी इटली से बाहर नहीं फैला है। लेकिन उसके अलावा और जो भाषाएं थी, वो भाषाएं आज भी अफ्रीका की में अलग भाषा हुआ करती थी, बाकी जगहों पे अलग भाषा होती थी। अब इन भाषाओं में अलग अलग भाषाएं तो थी, लेकिन जो सरकार जिस भाषा को तवज्जो दे रही थी वो थी लैटिन या नहीं तो ग्रीक। इसलिए जितने भी एजुकेशन के मामले में या साक्षरता के मामले में जो इस्तेमाल हुआ है भाषा, वो या कोई भी डॉक्यूमेंट लिखने में जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो ज्यादातर ग्रीक नहीं तो लैटिन हुआ है, खास करके लैटिन हुआ है। इसलिए साक्षरता में जो इस्तेमाल होने वाली भाषा है, शिक्षा व्यवस्था में जो इस्तेमाल होने वाली भाषा है, वो यही दोनों थी। अब इसके अलावा इसको ज्यादा प्रिजर्व भी किया गया है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो इन्हीं 2 भाषाओं में लिखा गया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं सामने कागज, हालांकि ये कागज नहीं थी, कागज इसके पहले, चीन से आने से पहले कागज भी यहाँ पे आती है, लेकिन उससे पहले जो अफ्रीका में जंगल में जो पेड़ होते थे उससे छाल से बनाया गया ये कागज है, उसका इस्तेमाल किया जाता था। अब अगर हम आखिरी में विविधता के ऊपर बात करें तो भाषाई विविधता, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता दिया इसके पहले स्लाइड में,
भाषाई विविधता के अलावा क्षेत्रीय विविधता थी, सामाजिक विविधता थी, अलग अलग समाज के लोग रहते थे। इतना बड़ा साम्राज्य था, इस बड़े साम्राज्य में अलग अलग जगह के लोग आकर के रहे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते थे। इस वीडियो में हमने ये सीखा कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं और धार्मिक पहलुओं के बारे में, अलग अलग पक्षों के बारे में हमने वर्णन किया, उसके ऊपर चर्चा किया। रोमन साम्राज्य की जो भाषाएं थी अलग अलग, और उसकी क्या उपयोगिता थी, क्या उसका इम्पोर्टेंस था, उसके ऊपर हमने चर्चा किया। अगले वीडियो में हम एक नए अध्याय के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें हम इस्लामी साम्राज्य के उत्थान और उसकी समृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।